बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं शहजीउल्लाह फिरासत। आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज पर मुश्तमिल 4 टीवी का खुसूसी खबरनामा दुनिया भर से, यानी खबरें आपकी नजर से। सबसे पहले हेडलाइंस। सऊदी अरब और यूएई यमन में जंगी जराइम कर रहे हैं। सिविलियन हलाकतों को रोकने के लिए कोई कोशिश नहीं हो रही है, यूएन एक्सपर्ट्स की रिपोर्ट। सना के हवाई अड्डे पर सऊदी इत्तेहाद की बमबारी। अलहूसियों ने भी किया दुबई एयरपोर्ट पर ड्रोन हमले का दावा। फ्रांस ने इदलीब ऑपरेशन के खिलाफ बशार अल असद को किया खबरदार। क्या मगरबी मुल्क हमले की तैयारी कर रहे हैं? रशिया ने सीरिया के करीब समंदरी फौजों को जमा कर दिया। जंग शुरू होने के बाद की सबसे बड़ी तैनाती। सीरिया 10 लाख रेफ्यूजियों को वापस बुलाने के लिए तैयार। ईरान, रशिया और तुर्की के लीडर 7 सितंबर को मुलाकात करेंगे। हसन रूहानी पार्लियामेंट में पेश, अरकान के सवालों का जवाब दिया। कहा अमरीकी साजिश को नाकाम बनाएंगे। अमरीका ने कहा आलमी अदालत को ईरान की दरखास्त पर सुनवाई का कोई इख्तियार नहीं है। मुल्क भर में नक्सल हमदर्दों के खिलाफ धावे, 5 गिरफ्तार, वरा राव भी शामिल। हेडलाइंस आपने देखी। खबरों की तफसील। सबसे पहले बात यमन की। यूनाइटेड नेशंस ने सऊदी अरब और यूएई के फौजी इत्तेहाद पर इल्जाम लगाया है कि वो यमन में इम्कानी जंगी जराइम कर रहा है और सिविलियन हलाकतों को कम करने की कोई कोशिश नहीं की जा रही है। यूनाइटेड नेशंस ने एक रिपोर्ट में कहा कि हवाई हमलों में सिविलियंस का बहुत जानी नुकसान हुआ है और यमन की हवाई सरहदों और बंदरगाहों की नाकाबंदी से आलमी इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी हुई है। सऊदी इत्तेहाद मार्च 2015 से यमन में अलहूसियों से जंग कर रहा है, लेकिन उसने जंगी जराइम के इल्जामात को कबूल करने से इनकार कर दिया है और कहा है कि इसके हमलों का निशाना सिविलियंस नहीं है। लेकिन एक रिपोर्ट में कहा गया कि सऊदी इत्तेहाद की तरफ से यमन में किए गए 16,000 हमलों में तकरीबन 1/3 हमले गैर फौजी ठिकानों पर किए गए हैं। एक इमदादी तंजीम सेव द चिल्ड्रन ने कहा है कि भूख और बीमारी की वजह से हर दिन औसतन 130 बच्चों की मौत हो रही है और यह बहरान जंग की वजह से पैदा हुआ है। यूनाइटेड नेशंस का कहना है कि यमन जंग शुरू होने के बाद से कम 10,000 लोग हलाक हुए हैं, लेकिन कई महीनों से इस फिगर को अपडेट नहीं किया गया है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि मरने वालों की तादाद बहुत ज्यादा है। एक्सपर्ट्स की इस 41 सफ़ात की रिपोर्ट में सऊदी हुकूमत की तरफ से चुने जाने वाले निशानों पर फिक्रमंदी का इजहार किया। यमन के बारे में एक्सपर्ट्स के ग्रुप की सदारत करने वाले कामिल जंदोबी ने कहा है कि उनके एक्सपर्ट्स के पास इस बात को यकीन करने की कई वजूहात हैं कि यमन की जलावतन हादी हुकूमत सऊदी अरब और यूएई इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों के जिम्मेदार हैं। इंसानी हुकूक तंजीमों की दरखास्तों के बावजूद अमरीका सऊदी अरब और यूएई की यमन जंग में मदद कर रहा है और हवा में जंगी हवाई जहाजों की रिफ्यूलिंग कर रहा है और उन्हें हथियार दे रहा है। इसके अलावा बरतानिया भी सऊदी इत्तेहाद को हथियार बेच रहा है। 2010 और 2015 के बीच अमरीका ने सऊदी अरब को $90 बिलियन से ज्यादा का फौजी सामान बेचा है। हाल ही में यमन के सादा और हुदैदा में सऊदी इत्तेहाद के 2 अलग अलग हमलों में तकरीबन 70 बच्चे हलाक हुए, जिसके बाद यमन के मसले पर लोगों की कुछ तवज्जो हुई। सऊदी इत्तेहाद ने कहा है कि यमन के अलहूसी यूनाइटेड नेशंस की इमदादी तंजीमों पर दबाव डाल रहे हैं। सऊदी इत्तेहाद के तर्जुमान कर्नल तुर्की अल मालिकी ने यूनाइटेड नेशंस के इदारों से कहा कि वो अलहूसियों की गलतियों पर खामोश न बैठे। उन्होंने कहा कि सऊदी एयरफोर्स ने जाजान की तरफ फायर किए गए एक मिसाइल को मार गिराया। सऊदी इत्तेहाद तकरीबन 3.5 साल से यमन में हमले कर रहा है, जिसका मकसद अब्दुर्रब्बु मंसूर हादी की हुकूमत को बहाल करना बताया जाता है।
यमन के अलहूसियों और उनके इत्तेहादियों ने यूएई के एक मौशी टारगेट पर हमला करने का दावा किया है। अलहूसियों के ओहदेदारों ने बताया कि उन्होंने और उनके इत्तेहादियों ने देसी साख्ता सम्माद 3 ड्रोन के जरिए दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हमला किया। 26 जुलाई को भी अलहूसियों और इत्तेहादियों ने यूएई के एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट को निशाना बनाया था और उस हमले में भी ऐसे ही ड्रोन का इस्तेमाल किया था। अलहूसियों के एयरफोर्स के तर्जुमान अब्दुल्ला अल जाफरी ने कहा कि पिछली मरतबा ड्रोन हमले की वजह से अबुधाबी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर फ्लाइट्स रुक गई थी। यूएई ने दुबई एयरपोर्ट पर अलहूसियों के हमले के दावे को रद्द कर दिया। जनरल सिविल एविएशन अथॉरिटी ने कहा कि एयर ट्रैफिक मामूल के मुताबिक चल रही है। यमन के दारुल सना में भारी बमबारी की खबर है। बताया गया कि सना एयरपोर्ट और एक करीबी हवाई अड्डे पर आधी रात के वक्त ये हमले शुरू किए गए और आधे घंटे तक ये हमले जारी रहे। बात करते हैं सीरिया की। सीरिया में अमेरिका के हमले के अंदेशों के बीच रशियन नेवी ने अपनी समंदरी फौजों को सीरिया के करीब जमा किया है। बताया जाता है कि यह सीरिया जंग में रशिया के कूद पड़ने के बाद ऐसी सबसे बड़ी तैनाती है। अमेरिका ने पिछले हफ्ते वार्निंग दी थी कि अगर सीरिया के सदर बशार अल असद इदलीब पर कब्जे के लिए केमिकल हथियारों का इस्तेमाल करते हैं तो सीरिया में फौजी कार्रवाई की जाएगी। रशिया की वजारत दिफा ने कहा कि अमेरिका केमिकल हमले के झूठे बहाने को इस्तेमाल करने की तैयारी कर रहा है। रशिया की वजारत दिफा ने यह भी कहा कि वाशिंगटन सीरिया में इम्कानी हमलों के लिए मिडल ईस्ट में अपनी फौजों को जमा कर रहा है। रशिया ने यह भी कहा कि बैरूनी मुल्कों से खुसूसी एजेंट्स और एक्सपर्ट सीरिया पहुंच चुके हैं जो इदलीब में केमिकल हमले करेंगे और इन हमलों के लिए बशार अल असद हुकूमत को जिम्मेदार ठहराया जाएगा। लेबनान के एक अखबार ने दावा किया कि अमेरिका ने बशार अल असद हुकूमत को पेशकश की है कि अगर ईरान सीरिया से बाहर निकल जाए तो अमेरिका भी सीरिया में नहीं रहेगा। अमेरिकी ओहदेदारों ने इस रिपोर्ट की तस्दीक नहीं की है। इस दौरान सीरियन ओहदेदारों ने कहा कि अमेरिका की फौजों ने सीरिया के बाज़ इलाकों पर नाजायज कब्जा किया है और उन्हें बाहर निकल जाना चाहिए। ईरान, रशिया और तुर्की के लीडर्स की अगले हफ्ते तिब्रीज में मीटिंग होगी जिसमें वो सीरिया बहरान हल करने के सिलसिले में बातचीत करेंगे। ईरान के सदर हसन रूहानी, तुर्की और रशिया के लीडर्स तैयब एर्दोगान और व्लादिमीर पुतिन की मेजबानी करेंगे। यह मीटिंग 7 सितंबर को होगी। इससे पहले भी इन लीडर्स की नवंबर के महीने में सूची में और अप्रैल में अनकरा में मीटिंग हो चुकी है। एक रिपोर्ट में कहा गया कि सीरिया की हुकूमत 10 लाख रेफ्यूजियों को वापस लेने के लिए तैयार है। 2011 में शुरू होने वाली सीरिया जंग की वजह से दूसरी आलमी जंग के बाद रेफ्यूजियों का सबसे बड़ा बहरान पैदा हुआ था। लड़ाई की वजह से लाखों लोग तुर्की, जॉर्डन, लेबनान और यूरोपीय मुल्कों को फरार हुए। रशिया की वज़ीर दिफा सर्जी शेगोफ ने कहा कि 10 लाख रेफ्यूजियों की वापसी के लिए हालात बनाए जा रहे हैं। फ्रांस के सदर इमैनुअल मैक्रोन ने कहा कि सीरिया में सदर बशार अल असद की बरकरारी एक बड़ी गलती होगी। मैक्रोन ने कहा कि हम देख सकते हैं कि जो लोग सीरिया को छोड़कर चले गए थे वो वापस आने की बात कर रहे हैं। बशार अल असद ओहदे पर बरकरार रहेंगे। यूरोप और बाज़ दूसरे मुल्क सीरिया की दोबारा तामीर में मदद करने वाले हैं, लेकिन ये सूरत हाल एक बहुत बड़ी गलती है। मैक्रोन ने पिछले साल मई के महीने में हुकूमत बनाने के बाद कहा था कि वो फ्रांस की पॉलिसी में बशार अल असद को हटाने से ज्यादा आईसिस को तबाह करने पर तवज्जो देंगे। उन्होंने इससे पहले सीरिया के लीडर को अवाम का दुश्मन करार दिया और कहा कि बशार अल असद को जंगी जराइम की अदालत का सामना करना पड़ेगा। बशार अल असद के बारे में मैक्रोन के ताज़ा बयान को रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन पर तनकीद की नज़र से देखा जा रहा है जो सीरियन लीडर के हामी है। मैक्रोन ने कहा कि सीरिया की सूरत हाल बहुत नाजुक है क्योंकि वहाँ इदलीब सूबे में एक और इंसानी बहरान पैदा करने की धमकियां दी जा रही हैं और अब तक इस सियासी तब्दीली पर बात नहीं हो रही है जिसकी ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि सीरिया की हुकूमत और उसके इत्तेहादियों पर दबाव डालना चाहिए। वो उम्मीद करते हैं कि रशिया और तुर्की अपने रोल और अपने वादों का जायजा लेंगे। मैक्रोन ने कहा कि पहले दिन से ही उन्होंने आईसिस को पहला दुश्मन समझा था। उन्होंने कभी भी बशार अल असद को हटाने की शर्त पर सफारती और इंसानी कार्रवाई की बात नहीं की थी, लेकिन उन्होंने बशार अल असद पर इल्जाम लगाया कि वो हजारों रेफ्यूजीज पैदा कर रहे हैं और अपने ही लोगों का कत्लेआम कर रहे हैं। ईरान के सदर हसन रूहानी ने पार्लियामेंट में पेश होते हुए हुकूमत की मौशी कारकर्दगी के बारे में अरकान के सवालों का जवाब दिया। इन अरकान पार्लियामेंट ने मौशी मसाइल से निमटने के हुकूमत के अंदाज पर रूहानी से सवालात किए। उन्होंने बेरोजगारी की शरह, ईरान की करेंसी की कदर में कमी और दूसरे मौशी मसाइल पर सवाल किए। इन अरकान पार्लियामेंट ने ईरान के खिलाफ पाबंदियों का भी मसला उठाया। एमपीज के सवालों का जवाब देते हुए हसन रूहानी ने अपनी हुकूमत की कारकर्दगी का बचाव किया। उन्होंने कहा कि हम अमरीका की साजिशों को शिकस्त देंगे। उन्होंने बताया कि किस तरह अमेरिका ईरान पर मुआशी दबाव बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। रूहानी ने कहा कि अमेरिका से हमें कोई डर नहीं है और ना ही हम मसाइल से घबराते हैं। हम इन मसाइल को पीछे छोड़ देंगे।
अमेरिका ने आलमी अदालत के जजों से कहा है कि पाबंदियों के खिलाफ ईरान की दरखास्त पर सुनवाई करना उनका काम नहीं है। ईरान ने आलमी अदालत में कहा कि अमेरिका ने पाबंदियां लगाते हुए एक आपसी समझौते को तोड़ा है। अमेरिका की वकील जेनिफर न्यूस्टेड ने हेग की अदालत में कहा कि ईरान के दावों पर सुनवाई का इस अदालत को कोई इख्तियार नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि अमेरिका को अपने कौमी मफादात और सिक्योरिटी की हिफाजत का हक हासिल है। सुनवाई के पहले दिन ईरान के वकीलों ने कहा था कि इन पाबंदियों से ईरान के शहरियों के लिए खतरे पैदा हो गए हैं और कई बिलियन डॉलर का बिजनेस मुतासिर हुआ है। दुनिया भर से वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद और खबरों के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। उम्मीद है ब्रेक के उस पार भी हमारा आपका राब्ता बना रहेगा। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा खबरनामा दुनिया भर से और मैं हूं शजीउल्लाह फिराज। इस खबरनामे में हम आपके लिए लाते हैं दुनिया के गोशे गोशे से आप ही की पसंद और दिलचस्पी की खबरें। आगे बढ़ने से पहले हेडलाइंस एक बार फिर। सऊदी अरब और यूएई यमन में जंगी जराइम कर रहे हैं। सिविलियन हलाकतों को रोकने के लिए कोई कोशिश नहीं हो रही है, यूएन एक्सपर्ट्स की रिपोर्ट। सना के हवाई अड्डे पर सऊदी इत्तेहाद की बमबारी। अल-हुसियों ने भी किया दुबई एयरपोर्ट पर ड्रोन हमले का दावा। फ्रांस ने इदलिब ऑपरेशन के खिलाफ बशार अल-असद को किया खबरदार। क्या मगरबी मुल्क हमले की तैयारी कर रहे हैं? रशिया ने सीरिया के करीब समंदरी फौजों को जमा कर दिया। जंग शुरू होने के बाद की सबसे बड़ी तैनाती। सीरिया 10 लाख रेफ्यूजियों को वापस बुलाने के लिए तैयार। ईरान, रशिया और तुर्की के लीडर 7 सितंबर को मुलाकात करेंगे। हसन रूहानी पार्लियामेंट में पेश, अरकान के सवालों का जवाब दिया। कहा अमरीकी साजिश को नाकाम बनाएंगे। अमरीका ने कहा आलमी अदालत को ईरान की दरखास्त पर सुनवाई का कोई इख्तियार नहीं है। मुल्क भर में नक्सल हमदर्दों के खिलाफ धावे, 5 गिरफ्तार, वरवरा राव भी शामिल। जारी इंटरनेशनल न्यूज के सिलसिले को ईरान के सदर हसन रूहानी ने न्यूक्लियर डील पर दस्तखत करने वाले दूसरे मुल्कों से कहा है कि अमेरिका की तरफ से समझौते से बाहर निकलने के बावजूद इस डील को बचाने के लिए काम करें। रूहानी ने फ्रांस के सदर एमेनुएल मैक्रोन से टेलीफोन पर बातचीत करते हुए कहा कि ईरान ने न्यूक्लियर डील के तहत किए गए तमाम वादों को पूरा किया है और ईरान दूसरे मुल्कों से भी उम्मीद करता है कि वो इस समझौते की हिफाजत के लिए काम करेंगे। फ्रांस के सदर ने इस मौके पर कहा कि वो समझौते को बचाने के लिए तमाम कोशिशें करेंगे। मैक्रोन ने कहा कि फ्रांस और दूसरे फरीक अमरीकी कदम के बावजूद न्यूक्लियर डील को बचाने के लिए भरपूर कोशिशें कर रहे हैं और इस सिलसिले में मुख्तलिफ तिजारती और मालियाती मैकेनिज्म्स की तलाश कर रहे हैं। मिडल ईस्ट, खासतौर पर सीरिया और इराक में 3 साल तक दहशत मचाने के बाद आईएसआईएस अपने वजूद की बरकरारी के बहरान से दो चार है। मीडिया की एक रिपोर्ट में यह बात कही गई। इस रिपोर्ट में दावा किया गया कि मौसल, रक्का और किरकुक जैसे इराकी सूबों में अब आईएस का वजूद नहीं है, जिसने तेल की दौलत से मालामाल इन सूबों पर कब्जा कर लिया था। आईएस ने सीरिया और इराक में तकरीबन 35 सूबों पर कब्जा कर लिया था, लेकिन अब इराक और सीरिया में एक के बाद एक तमाम मकामात पर उसे शिकस्त हो गई है। इस रिपोर्ट में कहा गया कि आईएस ने अपनी नाकामियों के बाद अपने काम करने के तरीके को बदल दिया है। इराक के सिक्योरिटी अहदेदारों के हवाले से न्यूज एजेंसी एएफपी ने यह बात कही। आईएसआईएस ने अपने उरूज के दिनों में 35 सूबों पर कब्जा कर लिया था और उन्हें विलाया का नाम दिया था। आईएसआईएस ने 2014 में अपनी खिलाफत का ऐलान किया था।
इस्राएली फौज ने नॉर्वे के एक अमन कारकुन को 2 गोलियां मारी जो फलस्तीनियों के साथ एहतजाज में हिस्सा ले रही थी। इस इंसानी हकूक कारकुन क्रिस्टियन फार्स को नाब्लस के करीब कफर फरूम गांव में गोली मारी गई। वो इस गांव को जाने वाली सड़क बंद करने के खिलाफ फलस्तीनियों के साथ मिलकर एहतजाज कर रही थी। फलस्तीन के एक एक्सपर्ट ने कहा है कि 10 साल के दौरान इस्राएली हुकूमत ने फलस्तीनी इलाकों में 58,000 यहूदी घरों को मंजूरी दी है। फलस्तीन इंफॉर्मेशन सेंटर ने यह बात बताई। हमास लीडर उसामा हमदान ने वार्निंग दी है कि इस्राएल और अमेरिका डील ऑफ द सेंचुरी के नाम पर फलस्तीनियों के हक छीनना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि इस मंसूबे से फलस्तीनी कॉज कमजोर होगा। काहिरा में फलस्तीनी ग्रुपों के दरमियान इत्तेहाद की कोशिशों के बारे में हमास लीडर ने कहा कि इस बात का दारोमदार इस बात पर है कि फतेह और फलस्तीनी अथॉरिटी कैसी पॉलिसी अपनाते हैं। इस्राएली फौज ने मगरबी किनारे में एक फलस्तीनी नौजवान के खानदानी घर को गिरा दिया। इस नौजवान को पिछले महीने चाकू से हमले के इल्जाम में गोली मारकर हलाक कर दिया गया था। बताया गया कि मंगल की सुबह इस्राएली बुलडोजर रामल्ला के करीब मगरबी किनारे के गांव कोबार में दाखिल हुआ और मोहम्मद तारिक इब्राहिम के खानदान के घर को गिरा दिया। रशिया के वजीर दिफा सर्जी शेगोफ ने कहा है कि उनका मुल्क अगले महीने 40 साल की सबसे बड़ी फौजी मशक़ें करेगा। उन्होंने कहा कि इन मशक़ों में 3 लाख सिपाही और 1000 से ज्यादा जंगी हवाई जहाज हिस्सा लेंगे। इसके अलावा 2 समंदरी जहाज और दूसरी फौजी यूनिट्स भी हिस्सा लेंगी। सर्जी शेगोफ ने कहा कि 1981 के बाद से ये सबसे बड़ी मशक़ें होंगी। ये बात साफ नहीं है कि ये जंगी मशक़ें कितने दिन तक चलेंगी। हालिया अरसे में मॉस्को और नाटो के दरमियान तनाव में इजाफा हुआ है। मगरबी मुल्कों की तरफ से भी रशिया के करीब वक्फे से जंगी मशक़ें की जाती रही हैं। जापान ने कहा है कि नॉर्थ कोरिया से अब भी जापान को संगीन खतरे हैं। जापान की हुकूमत ने कोरिया के साथ एक बार फिर तनाव के दरमियान यह बयान दिया है। नॉर्थ कोरिया ने इल्जाम लगाया है कि अमेरिका खुफिया तौर पर जंग की तैयारी कर रहा है। जून के महीने में सदर डोनाल्ड ट्रंप और नॉर्थ कोरिया के लीडर किम जोंग उन के बीच छोटी मुलाकात हुई थी, लेकिन उसके बाद फिर से हालात खराब होते नजर आ रहे हैं। अब देखते हैं कुछ खबरें इंडिया की। मुल्क के कई मकामात पर धावे करते हुए नक्सलाइट्स के हमदर्दों को गिरफ्तार किया गया। सिविल सोसाइटी की तंजीमों ने इस कार्रवाई की मजम्मत की है। पुलिस ने बताया कि अलग अलग मकामात पर माओविस्टों से ताल्लुक रखने के इल्जाम में कम से कम 9 इंसानी हकूक कारकुनों के घरों पर धावे किए गए। इनमें से 5 को गिरफ्तार किया गया। महाराष्ट्र के भीमा कोरेगांव देहात में पिछले साल गड़बड़ की तहकीकात के सिलसिले में ये धावे किए गए। गिरफ्तार किए गए लोगों में वरावरा राव, सुधा भरद्वाज, वरुण गोंजाल्विस, एरविन फेरेरा और गौतम शामिल है। इन इंसानी हकूक कारकुनों के खिलाफ गैर कानूनी सरगर्मियों की रोकथाम के कानून के तहत केस दर्ज किए गए। बताया गया कि ये धावे हैदराबाद, रांची, दिल्ली, फरीदाबाद और मुंबई में एक साथ 8 मकामात पर किए गए। मुंबई में पुणे पुलिस की टीम ने एक वकील वर्नन गोंजाल्विस और अरुण फेरेरा के मकानात पर एक साथ धावे किए। ये वकील माओविस्टों से ताल्लुक रखने के शुबे में गिरफ्तार 5 लोगों का केस लड़ रहे थे। एक टीम ने रांची में फादर रास्टिन स्वामी के मकान पर धावा किया। एक टीम इनकलाबी राइटर वरावरा राव के घर पहुंची। वरावरा राव के घर वालों ने हैदराबाद में बताया कि पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। इससे पहले 8 घंटे तक गांधीनगर में वाक़ वरावरा राव के घर की तलाश ली गई। इसके अलावा हैदराबाद में इंग्लिश एंड फॉरेन लैंग्वेजेस यूनिवर्सिटी इफ्लू के एक प्रोफेसर और वरावरा राव के करीबी 2 जर्नलिस्टों और दूसरों के घरों पर भी धावे किए गए। पुलिस ने एक जर्नलिस्ट निकोला क्रांति को गिरफ्तार कर लिया, जिनके पास से एक लैपटॉप और बाज़ दस्तावेज़ात जब्त की गई। पुलिस का कहना है कि इन दस्तावेज़ात से पता चलता है कि माओविस्ट पार्टी के साथ उनके ताल्लुकात हैं। दिल्ली में नौलखा और फरीदाबाद में सुधा भरद्वाज के घर पर भी धावे किए गए। ये धावे सुबह 6 बजे शुरू हुए और पूरा दिन धावे चलते रहे, जिसके दौरान कई दस्तावेजात, लैपटॉप्स और दूसरा मवाद जब्त किया गया। क्या कुछ हो रहा है आपकी दुनिया में? आखिर में हेडलाइंस दुनिया भर से एक बार फिर देखते हैं। सऊदी अरब और यूएई यमन में जंगी जराइम कर रहे हैं। सिविलियन हलाकतों को रोकने के लिए कोई कोशिश नहीं हो रही है, यूएन एक्सपर्ट्स की रिपोर्ट। सना के हवाई अड्डे पर सऊदी इत्तेहाद की बमबारी। अल-हुसियों ने भी किया दुबई एयरपोर्ट पर ड्रोन हमले का दावा। फ्रांस ने इदलिब ऑपरेशन के खिलाफ बशार अल-असद को किया खबरदार। क्या मगरबी मुल्क हमले की तैयारी कर रहे हैं?
रशिया ने सीरिया के करीब समंदरी फौजों को जमा कर दिया। जंग शुरू होने के बाद की सबसे बड़ी तैनाती। सीरिया 10 लाख रेफ्यूजियों को वापस बुलाने के लिए तैयार। ईरान, रशिया और तुर्की के लीडर 7 सितंबर को मुलाकात करेंगे। हसन रूहानी पार्लियामेंट में पेश, अरकान के सवालों का जवाब दिया। कहा अमरीकी साजिश को नाकाम बनाएंगे। अमरीका ने कहा आलमी अदालत को ईरान की दरखास्त पर सुनवाई का कोई इख्तियार नहीं है। मुल्क भर में नक्सल हमदर्दों के खिलाफ धावे, 5 गिरफ्तार, वरवरा राव भी शामिल। ये थी आज की खबरें। शजीउल फरासत को दें इजाजत और अपना बेहद ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।